कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स में एसएसटी सिविक्स, चैप्टर नंबर 2, पार्ट कितना है? 2 है। 1 पहले हो चुका था। क्लियर? कितने पेज नंबर पे गए थे हम सब? ये सब आप अभी बताएंगे। और कुछ डिटेल तो नहीं लिखना होता है इसमें? हाँ। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने वाला है आज। ओके, देखिएगा क्या क्या इसमें पढ़ना है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट वॉज नॉट इजी फॉर फ्रेमर्स। फ्रेमर मतलब जिन लोगों ने फ्रेम किया है, जिन लोगों ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, बनाया है, उन लोगों के लिए ये इजी नहीं था टू ड्रॉ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या कौन कौन से रीजंस थे? आइए देखते हैं। समझना। तो क्यों नहीं था आखिर आखिर इतना आसान? तो इंडिया वॉज जस्ट अ लार्जर कंट्री। कितनी बड़ी कंट्री है इंडिया, है कि नहीं? यूरोप में अगर देखोगे, यूरोप में, तो यूरोप में बिहार, पटना, पटना कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है कि नहीं? ऐसा है, ठीक है। विच वॉज इनहेबिटेड बाय वेरियस डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी। और इतना डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी है, मतलब कुछ अलग धर्म से है, कुछ अलग धर्म से। अब इनके फीलिंग को, इनके बात मतलब हमारी बातों से उनको फील ना हो जाए, ठीक है, उनके कुछ किसी ऐसी बात से दूसरे को फीलिंग ना होने लग जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा रखा जाना था। किन लोगों को, किन लोगों को ध्यान में रखना था? फ्रेमर्स को। फ्रेमर्स जो बना रहे हैं, तो इंडिया हैज हैड जस्ट बिकम इंडिपेंडेंट। और सबसे बड़ी बात कि उसको अभी अभी तो खाली क्या मिली? आजाद। अभी अभी उन्हें क्या मिली? आजादी मिली। किन लोगों को? इंडियंस को, इंडिया को, ठीक है, फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मीन्स कोई बताएगा? आयशा बताएगी। बेकार पढ़ रही हो फिर। इतना मैं हर दिन एक कान से सुनो एक कान से उड़ा दो, कितनी दफा तो हमने बोला है ये बात, ध्यान ही नहीं रहता है। बताओ। अपना एक छोटा सा टेरिटरी बना लेता है और फिर वहां से उस पूरे देश को रूल करने की कोशिश करता है या करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल। दूसरी कंट्री अपना पावर दूसरे देश पर जमा रही है कि नहीं? ध्यान रखा करो, वरना डांट सुनिएगा तो आपको कोई नहीं बचाने वाला है। देखो, इंडियंस हैज हैड एक्सपीरियंस्ड द पेन, ठीक है ना, एंड ट्रॉमा। मतलब उन लोगों को जो दुख दर्द था और जो ट्रॉमा था, इन सब को, विच वॉज रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और उन्हें यह भी पता था कि देश का टुकड़ा हो गया था, 2 टुकड़ा हो गया था ना, इंडिया और पाकिस्तान में। ट्रॉमा वही एक तरह की बीमारी के लास्ट में वो वर्ड लिखा रहता, ट्रॉमा। तो दुख, दुखी के सेंस में आएगा ये भी, ट्रॉमा। ठीक है, देखोगे, हाँ। तो द ब्रिटिश हैड drafted the drafted the instrument of accession, ठीक है, accession according to which the princely state, वो सब क्या किए थे? princely state were free, ठीक है, free to decide if they want to remain as a part of India। तो ये जो ब्रिटिश है, उन लोगों ने उसको फ्री कर दिया था कि जो प्रिंसली स्टेट है वो क्या चाहे, अगर वो चाहे कि अपना अकेले रहना तो रह सकता है। क्लियर है? या फिर वो चाहता है ज्वाइन करना पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, या तो वो हमें ज्वाइन करना चाहता है और हमें ज्वाइन कर ले, इंडिया को। अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता है, पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। और अगर वो फ्री रहना चाहता है, क्या इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो भी। क्लियर है बात? किसने ये किया था? ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है, उन्होंने डिसाइड करवाया था। ठीक है, दिस वॉज द ट्रीट, ठीक है ना, थ्रेट, सॉरी, ये थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आर कंट्री। बात है समझ में? ये हमारे कंट्री के लिए क्या है? एक थ्रेट का काम है। दिक्कत है ना? थ्रेट, थ्रेट मीन्स मतलब एक तरह से थ्रेट मीन्स धमकी होता है, बट यहाँ पे थ्रेट का मतलब ये समझोगे कि ये बहुत बड़ा एक टेंशन की बात है हमारी कंट्री के लिए। सपोज करो कि ये बड़ी सी कंट्री है हमारी, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे से ये वाला बोल रहा है कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे साथ में। ये वाला बोल रहा है मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा। तो अब इस देश में पहुंचना तो आसान हो गया ना। इस रास्ते से आप नहीं दीजिएगा जगह, यहाँ से घुस जाएगा। यहाँ से नहीं दीजिएगा, यहाँ से घुस जाएगा, यहाँ से घुस जाएगा। तो इसलिए थ्रेट हो गया। क्लियर? देखोगे, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैड एंजाइटी। उन सबको एंजाइटी भी था अबाउट द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट को लेकर के, एंड द फ्यूचर, तो उस वक्त को भी लेकर के और आज के वक्त मतलब उनके फ्यूचर को भी लेकर के, ऑफ द कंट्री। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू, मतलब एक थे फ्रेमर, उसमें भी थे, तो मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे उनका पिक्चर दिया हुआ है। मोतीलाल नेहरू कौन थे?
मोतीलाल नेहरू थे कौन? जवाहरलाल नेहरू के पिता ना है ये मोतीलाल नेहरू। क्लियर? देखो, आर कॉन्स्टिट्यूशन तो उनका पिक्चर दिया हुआ है, और फ्रेमर में से एक वो भी थे। अभी और भी आएंगे, सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी तो अभी आने वाले हैं। कौन? वाह, बी आर अम्बेडकर। समझ में आया? आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर मुझे भी शक होगा इस पर। देखो यहाँ, तो आर कॉन्स्टिट्यूशन इनफॉर्मली had begun to take shape during the latter year of the British rule, मतलब उसके बाद से ही शुरू हो गया। तो किया क्या 1928 में? कब? 28 में। मोतीलाल नेहरू, अभी बताया उनके बारे में। ठीक है। 8 अदर कांग्रेस लीडर, और 8 अलग अदर कांग्रेस लीडर्स थे। मोतीलाल नेहरू और बोलो, अदर कांग्रेस लीडर हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, मतलब बनाया। ठीक है। फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए। और 1931 की बात तब करें, इन द कराची सेशन, कराची सेशन हुआ था, मतलब मीटिंग हुई थी, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी शॉर्ट में कहते नहीं। ठीक है। डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द विच शुड बी फ्रेम्ड फॉर द कंट्री, जो कि मतलब किसके लिए? कंट्री को फ्रेम करने के लिए हो रहा था। अब आगे देखो, ऑल लीडर्स एग्रीड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बताओ मैं विश क्या मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? अब है ना, छड़ी लगाना शुरू कर देंगे हम। अभी के बाद से अगर आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, ऑन द स्पॉट आपको खाना पड़ेगा। ये है नहीं है? पीपल ऑफ द एज अबव 18, हाँ, कैन बी अ वोटर। ठीक है ना, कैन कास्ट वोट। ठीक है ना, वो कास्ट कर सकते हैं वोट। तो ये दिक्कत कहाँ कुछ हो रहा है? देखो यहाँ, तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के राइट्स को भी क्या करना? प्रोटेक्ट करना। एंड द राइट टू इक्वालिटी, ये पढ़ते आए हो बहुत बार। इक्वालिटी टू बी ग्रांटेड टू दिस सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन है सबको ग्रांट कर दिया गया है। क्या ये रूल? क्या क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बता दिया आपको। ठीक है। दूसरा क्या बताया? प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। और राइट टू इक्वालिटी टू बी ग्रांटेड टू दी सिटीजन्स। क्लियर है? आगे समझ आती। होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, 1937 में इलेक्शन हुआ इन ऑल पार्टीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जितनी ऑल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसलिए कि पहले इंडिया को इंडिया नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्लियर रहेगा बात? अगर वो बाहर मैच भी खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट भी खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल भी खेलने जा रहे हैं, तो उनके जर्सी पर, जर्सी, यू नो व्हाट डू मीन बाय जर्सी? ठीक है, जर्सी जानते हैं जर्सी मतलब? चुप रहे सब। जर्सी मतलब जर्सी, हाँ, JERSEY, जर्सी। बाप रे, इतना वक्त लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? जर्सी मतलब उसका यूनिफॉर्म जो होता है पहनने का। किसका? प्लेयर्स का। किसका? प्लेयर्स का होता। क्या? हाँ, टीम का, अपना टीम का। वो तो उनके पीछे क्या लिखता था? ब्रिटिश इंडिया लिखा रहता था, इंडिया नहीं। एंड द पासिंग ऑफ वेरियस एक्ट, बहुत सारा एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI शॉर्ट में लिखते हैं, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्प द इंडियंस टू गेन एक्सपीरियंस। और ये किस लिए? ताकि एक्सपीरियंस मिल जाए इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बात आई समझ में? तो होल्डिंग ऑफ इलेक्शन हुआ था 37 में ब्रिटिश इंडिया में, और पास किया गया था कई ऐसा लॉ। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प किया था द इंडियंस टू गेन एक्सपीरियंस, कैसे आखिर लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करता है। और ड्राफ्टिंग कैसे करोगे? किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कैसे ड्राफ्ट करोगे? क्लियर है? आगे देखोगे, द लीडर्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से इन लोगों ने सीखा, इंस्पिरेशन लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ भी चुके हो हिस्ट्री में, उनसे इन लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस में है, वो देखेंगे। बात आई समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए बताइए। नहीं। दे हैड ऑल्सो रीड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज, और दूसरी कंट्रीज का भी कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग पढ़ने लगे। कौन लोग? हाँ, हमारे
फ्रेमर्स, ठीक है, ये सब पढ़ा। एंड वह फेवरेट पर्सनालिटी, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी इज भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि इन लोग ये लोग पढ़ने लगे एंड वर इंस्पायर्ड बाय फीचर्स ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन। और पता है जो जो अच्छी चीजें थी उन सब चीजों को हम लेंगे, एक बारी हम सब चलेंगे, पता है, प्लानिटेरियम भी, ठीक है, प्लानिटेरियम देखने के लिए, शो, प्लानिटेरियम, यहाँ जी, तारामंडल। तारामंडल पूरे बिहार में सिर्फ दो जगह है, एक पटना में और दूसरा जगह है दरभंगा। कहाँ कहाँ? दरभंगा में है। तो चला जाएगा, ज्यादा टिकट नहीं है, ऑनलाइन काटने का 100 रुपये लगेगा बस। हाँ, भूल जाए। अरे, तुम्हारा पैसा पैसा, मेरा पैसा पैसा नहीं है ना। देखो, दिस हेल्प आवर लीडर्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं लीडर्स ने, दिस हेल्प अस आर लीडर्स, इन लोग, मतलब ये जितनी भी चीजों के बारे में हमने बताया, रिवॉल्यूशंस हुआ था, अदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, और कहाँ डेमोक्रेसी ग्रेट ब्रिटेन में कैसे रन कर रहा था, ये सब देखते 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 सब सीखे, ठीक है। और चूंकि ये बहुत 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 पढ़े लिखे इंसान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, ठीक है। अब इसीलिए इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड भी बनाया गया था, ठीक है। फ्रेमर मोतीलाल नेहरू भी थे उसमें से। देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको शॉर्ट में CA लिखा हुआ रहे मिलेगा आपको, ठीक है, वॉज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स विच ड्राफ्टेड एंड फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु ड्राफ्टेड एंड फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इन लोगों ने क्या किया, फ्रेम किया। दीज इलेक्शन द इलेक्शंस ऑफ द CA कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 में हुआ था, याद रहेगा, 1946 में। The first meeting was held in December, December 1946। ये एक साल, आज़ादी के एक साल पहले की बात है कि सबको डिवाइड किया गया था, सारे पार्ट को इंडिया के डिवाइड किया गया था और सबको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, कब, 26 नवंबर 1949, क्लियर है, 1949। तो तब इसने पहला मीटिंग हुआ था, याद रखना, दिसंबर में हुआ था। और ये सब जो इलेक्शन हुआ था वो हेल्ड हुआ था कब, इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट जुलाई में हुआ था, और दिसंबर में ये हो गया, और 26 नवंबर को 1949 में, ठीक है। बट इट केम इनटू, ये सब हम जानते हैं, 26 जनवरी और ये सब जनवरी में ये एक्शन में आ गया था। दिस, इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, कि रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट करते ना, किस डेट को, 26 जनवरी, याद रहेगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू से, कान बंद हो जाता है ना क्लास के टाइम में, इतना टाइम लगता है बताने में। चलो अशर, जल्दी से बता के खत्म करो। कंस्टिट्यूएंट एक बॉडी है जहाँ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, ड्राफ्ट रिप्रेजेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हम्म। तो इलेक्शन हेड वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो जुलाई 1946, तो बताओ पहला मीटिंग दिसंबर 1946 वेरी गुड, एक्सीलेंट, नेक्स्ट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट वाज हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मतलब ले लिया गया था उसको। हाँ। हाँ लेकिन लेकिन वो एक्शन में आई, वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया, इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बहुत पीटेंगे हम, सही बता रहे हैं, पीटेंगे 10 बार, सिट डाउन, और गिनेंगे एक भी नहीं। कितनी बार पीटेंगे? 10 बार, और गिनेंगे एक भी नहीं। 10वें के बाद से चालू करेंगे गिनती, ध्यान यहाँ दो। वाई शुड वी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड 50 years अगो, ठीक है ना। तो आखिर हमने क्यों, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड 50 years अगो, मतलब इतना पहले। आओ देखते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड बेसिक राइट्स, ये सब पढ़ चुके हो ना, फ्रीडम्स देता है और सारे सिटीजन को, ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर इलीगल, है कि नहीं।
सारी तरह की डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है हमारे यहाँ। ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब बताने की जरूरत नहीं है ना, बता चुका हूँ। आर गिवन द प्रोटेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, सबको किसी भी तरह का भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। सबको क्या कर दिया गया है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन दे दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया। दिस इज, क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो सही बोलो। इक्वल, हाँ वो भी ठीक है। दिस इज द रीजन वाई अंटिल नाउ, मतलब अभी तक यही वजह है। नो ग्रुप, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी हैज क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी को, वैध है, लीगल है, लीगल 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 समझो, वैध है, मतलब ये एकदम सही है, इस पर कोई शक नहीं कर सकता, वही जो मैं बता रहा था पहले। लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई किया आज तक, कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है नहीं, नाक रगड़ के रह जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली नहीं होता है। आगे भी ऐसा ही हो ना, देखिएगा आगे, अब समझना है अदर दूसरी पॉइंट को, कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो क्या है यहाँ ध्यान दो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और इधर हो तो अब वो कर, तुम थोड़ा सा बैग बीच में रखो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसी यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ड्राफ्ट किया ही इसीलिए गया था। ऑल दो नो सिटीजन्स, नो इलेक्शंस हैव वाज हेल्ड एट दैट टाइम, उस वक्त कोई भी इलेक्शन नहीं होता था। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर सिलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे वही एक मेंबर को क्या कर लिया करते थे, सेलेक्ट कर लेते थे, इलेक्ट इलेक्ट कर लेते थे। ठीक है। तो देखोगे दी असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन, क्या बोला, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, मतलब कुछ भी कम्युनिटी से हो सकता है। जरा बताइए यहाँ पे लिंग्विस्टिक मतलब क्या होगा, क्या लैंग्वेज, रिलेटेड टू लैंग्वेज बोलना, लिंग्विस्टिक, समझ में आया। लिंगुआ बोलेंगे तब आप लैंग्वेज बोलिएगा, लिंग्विस्टिक में बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इतनी, देखोगे आगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन सिस्टमेटिक वे, किस तरह से काम करता है, में ओपन एंड देखो कंसेंसुअल, कंसेंसुअल मैनर मतलब ये हर चीज को धीरे धीरे एकदम कंसेंसुअल मैनर में काम करेगा। वाइल ड्राफ्टिंग द अब देखोगे क्या, हर चीज को ध्यान में रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते वक्त। अब देखोगे क्या है इसमें, डिस्कशन टुक प्लेस ऑन ईच क्लॉज, हर क्लॉज पर मतलब हर स्टेटमेंट पर ध्यान दिया गया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी डॉक्यूमेंट वाज डिबेटेड, क्या मतलब, बहस खूब किया गया इस चीज के ऊपर, बहस खूब बहस हुआ सबके बीच में, तब ये फाइनलाइज हुआ। क्लियर है बात, आगे समझना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 3 years, कितना, 3 साल, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग लगभग 3 साल लग गया था। देयर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इस डिबेट को क्या कहते थे, डिबेट। क्लियर है, देखोगे आगे। सब मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स कौन कौन है, आइए देखते हैं। आप सब लिखते भी रहना, ठीक है। देखोगे, वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम है, आयशा क्या नाम है, महवेश, देखोगे यहाँ, दे ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर, अभी कौन है, वाह, तुरंत याद है, फुप्पा है। देखो यहाँ, तो होम मिनिस्टर वो थे सर वल्लभ भाई पटेल, एंड प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में एक इवेंट था, याद रखना, बारदोली आंदोलन था, उसमें इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया, प्रोमिनेंट मतलब बहुत जरूरी रोल प्ले किया, प्रोमिनेंट अच्छा वर्ड यूज कीजिए। अबुल कलाम आजाद, नाम याद रहेगा, अबुल कलाम आजाद, हम लोगों की तरफ है एक अबुल चा, है ना सादिक, कुछ सामान लेते हो कि नहीं उनसे, अब तो खैर बंद हो गया शायद दुकान। ही वॉज द फर्स्ट
एजुकेशनल मिनिस्टर, और ये एजुकेशनल मिनिस्टर पहले थे। अबुल कलाम आजाद एंड अपोज्ड मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। बात आई समझ में? ये अबुल कलाम आजाद सेपरेटिस्ट के मतलब भावना से को अपोज करते थे। मतलब ऐसे लोग जो कहते थे कि मुस्लिम अलग हो रहो। किससे अलग रहो? हिंदू से, सिख से। तो इन लोगों के आइडिया से ये क्या करते थे? अपोज करते थे, बिल्कुल खिलाफ थे इन लोगों से। टीटी कृष्णमाचार्य, याद रखोगे, टीटी कृष्णमाचार्य, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर बन गए। आपको सबका मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक है। एंड 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 एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर भी थे ये, बिजनेसमैन। ठीक है ना? राजेंद्र प्रसाद, हमने जहां से ट्वेल्थ किया है ना, राजेंद्र प्रसाद भी वहीं से पढ़े थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया के ना प्रेसिडेंट थे। एंड अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और बाय प्रोफेशन क्या थे वो? लॉयर थे। क्या बात समझ में आ रही है? इन तीनों के बारे में हम लोगों को बताने जा रहे हैं हमारे बहुत अजीज दोस्त, बहुत अजीज दोस्त। चलिए सादिक बताइए, तेजी में बता के खत्म करो। हम्म। और अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम्म। जो अपोज थे अपोज करते थे सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को। सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स मतलब राजनीति इस बेसिस पर कि मुस्लिम अलग है हिंदू से, हिंदू अलग है मुस्लिम से। हाँ। वो फाइनेंशियल मिनिस्टर है और एंटरप्रेन्योर है। और राजेंद्र प्रसाद वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और प्रोफेशनल वो मिनिस्टर कहाँ लिखा है? पेशेंट से बोला। ठीक है, चलो मैं विश बताओ। चलो ठीक है, बैठ जाओ, आखिरी दो बताओ तुम, अकमल। वेरी गुड। हाँ, ऑन्टरप्रेन्योर। बोलो। ऑन्ट्रो ऑन्ट्रप्रेन्योर, बोलो सही से। जो अपना खुद से बिजनेस शुरू करता है कोई एक कंसेप्ट को लेकर के, उसको कहते हैं क्या? ऑन्टरप्रेन्योर। मतलब पर उद्धाती, मतलब उद्यमी हो वो इंसान। कोई एक कंसेप्ट, जैसे तुम अभी कॉपी लिख रहे हो, तुमने एक प्रॉब्लम फेस किया कि नहीं, ये कॉपी पे नहीं लिखना है, अब डिजिटल लिखना है। तो क्या लिखना है? किस पे लिखना है? डिजिटल बोर्ड पर। तो डिजिटल बोर्ड का कंसेप्ट आ गया। अब देखते हो, डिजिटल बोर्ड पे लोग लिखते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में डिजिटल बोर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये इसमें था। और लास्ट वाला बता दो, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही इतनी सी बात बोलनी थी। सिट डाउन। बारदोली सत्याग्रह में किनका अच्छा प्रोमिनेंट रोल रहा? जयपाल सिंह के बारे में हम बता रहे हैं अब। किनके बारे में? जयपाल सिंह। ये स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, एजुकेशनिस्ट थे और बोलो स्पोर्ट्समैन थे। ठीक है। जयपाल सिंह, ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम जो पहले बनी थी, उसके क्या बन गए थे ये? कप्तान, कैप्टन बन गए थे। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो फाउंडेड दी आदिवासी महासभा। यही फाउंडर थे किस चीज के? किसके? भूल जाओगे? नहीं, देखो यहाँ मुखर्जी लिखा हुआ है, मुखर्जी होना चाहिए था, मुखर्जी। देखोगे यहाँ, ही वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन? H.C. मुखर्जी। ठीक है। एंड लेटर बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल इनको बना दिया गया था। किसको? अबे यार, उस वक्त की बात हो रही है, ममता बनर्जी अभी है। चलो देखोगे, जी दुर्गाबाई देशमुख, एक दुर्गाबाई देशमुख थी, वो उनको बनाया गया था फाउंडर ऑफ आंध्र महिला आंध्रा महिला सभा। उन्होंने बनाया था आंध्रा महिला सभा, आंध्र प्रदेश का होगा। ठीक है। एंड एडवोकेटेड विमेन इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो। मुक्ति। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, आजादी।
इमेंसिपेशन, वीमेन एडवोकेटेड वीमेन इमेंसिपेशन, मतलब उनकी आजादी और इन सब के लिए इन्होंने काम किया। क्या नाम? दुर्गा भाई का लिखा हुआ है, दुर्गाबाई देशमुख जी, दुर्गाबाई देशमुख। कोई भी चीज याद करना है ना, उसको जल्दी बोलो, ठीक है, जल्दी, दो चार बार जल्दी बोलो, अपने आप दिमाग में अट जाएगा। ठीक है, देखोगे आगे। बालदेव सिंह, ठीक है, ही वॉज, ये भी एंटरप्रेन्योर थे, एंड वॉज डिफेंस मिनिस्टर, इनको बनाया गया था इन द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में। अब आते हैं हम सबके बहुत 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 फेमस बी आर अंबेडकर, अंबेडकर, ठीक है, इसमें दम डबल डबल टिक कर लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही वॉज चेयरमैन, इनको बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमिटी, मतलब ड्राफ्टिंग असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था। ही डिनाउंस द कास्ट सिस्टम, इन्होंने हटाने का पूरा डिनाउंस कर दिया, मतलब सबको मन बोल दिया कि अब कास्ट सिस्टम वगैरह ये सब नहीं करते। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया इनको। लॉ मिनिस्टर कौन बने? बोलो। बी आर अम्बेडकर जी बने। ठीक है ना। सम अदर मेंबर्स व सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू क्या कौन थी, याद है आपको? लेखक थी ना, अभी पढ़ते होगे। एस पी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब। बोलो बोलो। बैग भी मैं ही उठाऊं? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। एस पी मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू, सोमनाथ लहिरी, के एम मुंशी, ये सब भी मतलब मेंबर थे। ये यही है सरोजिनी नायडू। आपको अपने स्टोरी जाने अनजाने में पढ़ा है अपने बुक में, याद नहीं आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो भी मालिक थे, मतलब प्रिंस थे, किंग थे, महाराजा थे, राजा थे, सबको जा जा के धमकाए थे, यही इज्जत से धमकाए थे। देखिए, आप एक छोटे से राजा हैं, ठीक है। राजा भी बोलता होगा, छोटे से राजा हम, आप अकेले रहिएगा, इंडिपेंडेंट रहिएगा, कोई भी देश आकर के आप पे कब्जा करेगा, दोबारा आप पर शासन करना शुरू कर देगा, किसकी तरह? इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरह, ब्रिटेन की तरह शासन करना शुरू कर देगा। इससे अच्छा कि आप किसके साथ मिल जाइए, इंडिया के साथ मिल जाइए। पाकिस्तान के साथ मिलिएगा तो पाकिस्तान का ऐसे ही बुरा हाल है अभी, है ना? अभी नहीं, मतलब उस समय भी, तो उधर मिलिएगा तो ऐसे ही मार खाइएगा जहां तहां से। तो आप ऐसा क्या कीजिए, आप इंडिया में मिल जाइए। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स क्या आ गए, इंडिया में आ गए। क्लियर है ना? हाउस ऑफ पटौदी किसका है? तुमको तो पता ही रहता, हाउस ऑफ पटौदी नहीं जानते हो? अरे हट, कहाँ पता, वल्लभ भाई पटेल। सैफ अली खान, सैफ अली खान नहीं जानते हो, एक्टर? वाह। ऐसे बोलता है जो, ठीक है, तो उसी का है ना हाउस ऑफ। तो वो भी क्या था, अब वो अभी भी नवाब है ना, अपने हाउस ऑफ पटौदी का वो क्या है, नवाब है। आता ही समझ में नहीं आया? तो पहले नवाब लोगों को, लोग भी आए मिले सब इंडिया से, और इंडिया अपने अपने जो भी मतलब ये था, कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, उन लोगों ने किया, डराया। सर वल्लभ भाई पटेल ने हर जगह जा जा करके समझाया, एक्चुअल में बोल सकते हैं। विद पीपल ऑफ प्रियम्बल में फीचर्स, यही यहाँ से शुरू करना है ना। फीचर्स, प्रियम्बल, फीचर्स एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखोगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद, ये इससे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, विच मीन्स, ये बता चुका हूँ क्या मैं? कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, डेराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इसकी, इससे जो मिल रहा है ना अधिकार, कौन दे रहा है? पीपल ऑफ इंडिया दे रहा है, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। हर इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को ये अधिकार दे रहा है। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी डेराइव हुई है कहाँ से हुई है? पीपल ऑफ इंडिया से। द प्रियम्बल इज अ गाइडिंग लाइन, प्रियम्बल क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी, क्या है, सोवरीन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है? बताओ, पांचों बिना देखे, तुम बताओ। देख रहा है आंख के सामने मेरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इट ऑल्सो सिक्योर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और फिर दूसरी लाइन में हम ये भी पढ़ते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स को देते हैं। तो सोवरिन मतलब हम क्या समझते हैं, आर कंट्री हैज राइट टू मेक डिसीजंस, डिसीजन खुद लेगा, ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर ऑफ द कंट्री। नो एक्सटर्नल और इंटरनल अथॉरिटी कैन प्रेशराइज, वो हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता। कौन? एक्सटर्नल अथॉरिटी हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता है, द गवर्नमेंट टू
टू टेक एनी डिसीशंस, कोई भी डिसीशंस लेने के लिए वो हमें फोर्स नहीं कर सकता है। कौन? बाहरी पावर, बाहरी अथॉरिटी। सोवरीन मतलब ये हुआ, ठीक है ना। आगे देखना। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? वेल्थ शुड बी डेराइव्ड, वेल्थ मतलब धन, धन हाँ पैसा। डिवाइड अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो जानते हो, तो पैसे ले ले करके अमीरों से गरीबों को दिए जाएंगे। द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन सेक्शन मतलब जो पिछले वर्ग, नीचे रह गए हैं, एससी एसटी, वेरी गुड, पढ़ा है लास्ट क्लास में हम लोगों ने। तो वो लोग ऊपर आएंगे, अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। क्या करेंगे? मतलब उनको उठाने का काम करेंगे। उठाने का क्या, गोदी में है? गोदी में है तो नीचे जा करके। कैसे कैसे? यहाँ इस लाइन में छुपा हुआ है, देखो। या नहीं भी छुपा हुआ तो अभी हमने बताया, या लिखा हुआ भी है। किससे? वेल्थ से। और गवर्नमेंट काम करके ना उसको अपलिफ्टमेंट का अपलिफ्ट करेगी। अभी बोला था हम। सेकुलर मतलब समझना कि इंडिया इज फ्री, फ्री फ्री फ्री। क्या फ्री? टू फॉलो एनी रिलीजन, चाहते हो जो धर्म अपनाना अपना लो, कोई आपको मना नहीं कर सकता। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया इसीलिए इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एंड नाइदर इट इनकरेजेस और डिस्करेजेस, ना वो किसी को इनकरेज करेगा डिस्करेज करेगा। इसलिए एनी रिलीजन इन कंट्री, कि आप यही धर्म को अपनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता। कौन? इंडिया के कोई भी सिटीजन्स या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए दो वर्ड और एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्या है? डेमोक्रेटिक। एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। नहीं याद है तुम लोगों को? जूता पॉलिश करता है फिर उसको कपड़ा बोलता है, नहीं नहीं महंगे महंगे कपड़े हैं, जिसको नहीं आते वो धोएंगे तो कपड़े फट जाएंगे। ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। याद आया? चलो नहीं याद आ रहा है तो देख लेना जाकर के। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स इलेक्ट करेगा पीपल, और क्या। गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू दी, कुछ बेसिक रूल है हमारे। पीपल इंजॉय बेसिक राइट्स, इंजॉय करेंगे बेसिक राइट और फ्रीडम को अपने, मतलब जो जो अधिकार उनको है। बहुत सारा बेसिक राइट है, पूरा फंडामेंटल राइट आने वाला है आगे चैप्टर्स में। प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो और प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी है सबसे बड़ी। रिपब्लिक, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। क्या है? कितने साल? ठीक है, छह भी कई कई में होता है, कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें छह होता है, देखोगे आगे। एंड द पोजीशन इज नॉट हेरिडेटरी, मतलब हेरिडेटरी बताया है, कल बताया है। हेरिडेटरी मतलब बाप के बाद उसकी बेटी की को मिल जाए ये जरूरी नहीं, उसको उसे भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है कि उसके फादर का या उसके परिवार का एक मार्केट वैल्यू अच्छा है, जिसका उसको फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसे उसे नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? जस्टिस मतलब कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ किस कास्ट के, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे विभाजित नहीं कर सकते, मतलब अंतर नहीं बता सकते आप। लिबर्टी बताया, फ्री टू थिंक, आजादी है आपको सोचने की और एक्सप्रेस करने की, आपको अपने थॉट्स को, ठीक है। इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ की नजर में वो सब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्लास और जेंडर के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, सब फ्री हैं। आगे देखोगे, फ्रेटर्निटी, ऑल रिलीजन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल, सब बराबर हैं। एंड नो वन इज इंफीरियर टू अनदर, कोई किसी से इंफीरियर नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं रहेगा। हर वर्ड को समझ लिया आप लोगों ने अच्छे से? आयशा, समझ में आया? इतना ही रहने देता हूँ, प्रियम्बल कल शुरू करेंगे और कल ही याद कराएंगे, जितना आप लोगों को याद है उतना सही है, उतना पढ़ेंगे। नोट कर लो, चैप्टर पेज नंबर 8, ठीक है। और न्यू टॉपिक विल बी व्हाट? प्रियम्बल, प्रियम्बल।